अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल के अंदर क्या आ जाएगा? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और मेथड कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं इसमें? साइंटिफिक मेथड, ठीक है। तो ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को क्या किया जा रहा है? सॉल्व किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल मेथड। अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो बेसिकली क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चंस किससे रिलेटेड होते हैं? वो क्वेश्चंस लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं, और जो है वो आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ, जो किसी भी जानिब से पूछे जा सकते हैं या बायोलॉजिस्ट के अपने माइंड में वो क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो उन क्वेश्चंस, और वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं? बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हुए हम इन जो बायोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। अब जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं इनको जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व किया जाता है। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मींस मुशाहिदा करना, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन जो है वो 5 सेंसेस को यूज़ करके की जाती है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ द विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ठीक है। विजन्स का क्या मतलब है? देखना। मींस इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं कलर्स की, कि कलर्स को जो है वो देख के हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि फ़्लावर्स की अगर हम एग्जांपल ले लें तो इस फ्लावर का जो है वो कलर रेड है और इस फ्लावर का कलर जो है वो येलो है। तो ये हमारी कौन सी सेंस हम यूज़ कर रहे हैं? विजन। नेक्स्ट वन इज़ द हेयरिंग। हेयरिंग में आ जाएगा साउंड्स, डिफरेंट बर्ड्स की साउंड, डिफरेंट एनिमल्स की साउंड, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की साउंड अगर हमने ऑब्ज़र्व करनी है तो हम हेयरिंग की सेंस को यूज़ करेंगे। थर्ड वन इज़ द स्मेल, कि अगर हमें स्मेल को जो है वो ऑब्ज़र्व करना है कि इसकी स्मेल जो है वो बैड है या गुड स्मेल है, जैसे कि इसमें एग्जांपल हमने परफ्यूम्स की ली है, तो हम जो है वो उसको कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे? स्मेल की सेंस को यूज़ करके। नेक्स्ट वन इज़ द टेस्ट है, कि अगर हमें फूड्स की एग्जांपल ले लेते हैं, फूड का टेस्ट जो है वो हमने फूड को टेस्ट करना है कि उसका टेस्ट कैसा है, स्पाइसी है, सोर है, बिटर है या स्वीट है। तो हम उसको कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे? उसको हम टेस्ट की सेंस यूज़ करके ऑब्ज़र्व करेंगे। जो लास्ट सेंस है वो है टच की, कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का देखना है कि वो कोल्ड है या हॉट है, तो उसको हम कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे? वो हम टच की जो है वो सेंस को यूज़ करके उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे। तो ये 5 सेंसेस है जिसको हम यूज़ करके हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, और इसको ओवरऑल हम क्या बोलते हैं? ऑब्ज़र्वेशन। नेक्स्ट इसकी आ जाती है टाइप्स। टाइप्स है ऑब्जर्वेशन की, 2 बेसिकली टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड द सेकंड वन इज़ द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये नेम से ही शो हो रही है, क्वांटिटी से रिलेटेड है, ठीक है। अब जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये भी नेम से शो हो रही है, जो कि क्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव को डिस्कस करते हैं और उसके साथ ही हम कंपैरिजन करते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के साथ। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में उसको लिखा जाता है, उसको उसका जो डाटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में राइट किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब इसमें एग्जांपल आ जाएगी एज की, वेट, हाइट एंड साइज़। अब एज है उसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे इसकी एज है वो 12 ईयर्स है, किसी की एज है वो 13 ईयर्स है, 40 ईयर्स है। तो ये क्या है? न्यूमेरिक की फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं। इसी तरह वेट को भी हम जो है न्यूमेरिक्स की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, हाइट को भी और साइज़ को भी। लेकिन जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है उसको हम लैंग्वेजेस और वर्ड्स की फॉर्म में राइट करते हैं, जैसे कलर्स, टेस्ट, स्मेल एंड फीलिंग्स। ये सारी क्वालिटीज़ हैं और इसको हम न्यूमेरिक्स की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये मोर एक्यूरेसी होती है, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि ये न्यूमेरिक्स की फॉर्म में होती है, इसमें किसी भी किस्म का कोई डाउट नहीं होता। लेकिन जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये इसमें लेस एक्यूरेसी होती है, क्योंकि कलर्स की क्वांटिटी हम नहीं बता सकते, ना हम टेस्ट की क्वांटिटी बता सकते हैं, ना हम स्मेल की क्वांटिटी बता सकते हैं, ना हम फीलिंग्स की क्वांटिटी बता सकते हैं। तो इसकी वजह से ये लेस एक्यूरेट होती है। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है ये मेजरेबल होती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हम एज को भी मेजर कर सकते हैं, हम वेट को भी मेजर कर सकते हैं और हम हाइट को भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये नॉट मेजरेबल, ये मेजरेबल नहीं होती, क्योंकि ना हम कलर्स को मेजर कर सकते हैं, ना हम टेस्ट को मेजर कर सकते हैं, ना हम स्मेल को मेजर कर सकते हैं और ना ही हम फीलिंग्स को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वालिटीज़ हैं।
जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है उसको हम नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, न्यूमेरिक्स की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इसको हम वर्ड्स की फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। लाइक कलर उसका कैसा है वो हम कलर्स राइट कर देंगे कि रेड कलर है, ऑरेंज है, ग्रीन है। इसी तरह हम टेस्ट को वर्ड्स की फॉर्म में राइट करेंगे। लाइक स्पाइसी टेस्ट है, स्वीट है, सॉर है, कैसा टेस्ट है उसका, तो उसको हम वर्ड्स की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसी तरह स्मेल है, गुड स्मेल है या बैड स्मेल है, और इसी तरह से फीलिंग्स है कि वो हैप्पी है, सैड है। तो ये सारे वर्ड्स की फॉर्म में हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? अब जो ऑब्जर्वेशंस हमने 5 सेंसेस को यूज़ करके की है, अब जो ऑब्ज़र्वर है, ऑब्ज़र्वर कौन होता है? जो ऑब्ज़र्व करता है चीज़ों को, ठीक है। तो अब ऑब्ज़र्वर क्या करेगा? वो अपनी ऑब्जर्वेशन जो उसने 5 सेंसेस को यूज़ करके की हैं उसको एक डाटा फॉर्म में क्या करेगा? ऑर्गेनाइज़ करेगा और फिर एक स्टेटमेंट देगा, ठीक है। क्या करेगा? वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को डाटा फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ करेगा और एक स्टेटमेंट देगा। अब स्टेटमेंट 2 फैक्टर्स की बेस पे देगा। फर्स्ट वन इज़ द एक्सपीरियंसेस की बेस पे, और सेकेंड जिस इवेंट या जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में वो स्टेटमेंट दे रहा है उस ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, ठीक है। और ये हाइपोथेसिस क्या होती है? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन की। जो भी आपने ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है, उस 5 सेंसेस को यूज़ करके जो भी चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की है उसको अपने जो है वर्डिंग में एक स्टेटमेंट में राइट करना, तो उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब हाइपोथेसिस की जो है वो 2 टाइप्स हैं, एक डिडक्टिव रीजनिंग है और एक इंडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है। इन 2 टाइप्स को यूज़ करके हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द डिडक्टिव रीजनिंग। जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होती है, मतलब ये जनरल आम चीज़ से स्पेसिफिक ख़ास चीज़ की तरफ मूव करती है। लेकिन जो इंडक्टिव रीजनिंग है ये डिडक्टिव रीजनिंग से बिल्कुल ऑपोजिट है, ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करती है, मीन्स खास चीज़ से आम चीज़ की तरफ। सबसे पहले हम डिडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल देखते हैं। इसमें बेसिकली इफ़ और देन वर्ड का यूज़ होता है। इफ़ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग, अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि तमाम जो बर्ड्स हैं, तमाम परिंदे हैं, उनके क्या हैं? विंग्स होते हैं, पर होते हैं, ठीक है। तो अब स्पैरो जो है वो भी एक बर्ड है, तो इसका मतलब कि स्पैरो जो है उसके भी विंग्स हैं। तो ये हमने कंक्लूड निकाला है, ठीक है, कि स्पैरो भी एक बर्ड है और स्पैरो के भी विंग्स होंगे। अब इसमें देखें ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये हाइपोथेसिस की एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट में क्या है कि ये ऑल बर्ड से क्या है? स्पैरो की तरफ जा रही है। ऑल बर्ड्स मीन ये एक जनरल है, ठीक है, आम है। जनरल से स्पैरो क्या है? एक स्पेसिफिक है, तो ये जनरल से क्या है? स्पेसिफिक की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव हो रहा है। तो ये कौन सी रीजनिंग होगी? ये डिडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है। इसी तरह हम इंडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल देखते हैं। इफ़ वी नाउ डेट स्पैरोज हैव विंग्स, अब हमें पता है, अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें, हमें पता हो कि स्पैरोज़ के क्या हैं? विंग्स हैं, और एंड आर बर्ड्स, और स्पैरो क्या है? बर्ड है, ठीक है, एक परिंदा है और उसके क्या है? विंग्स हैं। एंड वी नाउ डैट क्रोज, ईगल्स एंड पैरट्स आर आल्सो बर्ड्स, और हमें पता है कि जो क्रोज हैं, ईगल हैं और पैरट्स हैं ये भी तो परिंदे हैं। तो हमने कंक्लूड क्या निकाला कि तमाम बर्ड्स के क्या हैं? विंग्स हैं, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट देखें, ये स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? स्पैरो से स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ पे हो रही है? ऑल बर्ड्स पे। स्पैरो इसमें क्या है? एक स्पेसिफिक वर्ड है, और ऑल बर्ड्स क्या है? एक जनरल, ठीक है। तो ये रीजनिंग कहाँ से कहाँ की तरफ मूव कर रही है? ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो ये कौन सी रीजनिंग होगी? इंडक्टिव रीजनिंग। अब सेकंड है थ्योरी, ठीक है, थ्योरी। अब एनी हाइपोथेसिस, ऐसा कोई भी हाइपोथेसिस या कोई भी एक स्टेटमेंट जो है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो भी, ठीक है, अब उसको क्या किया जाता है? उसको टेस्ट किया जाता है अगेन एंड अगेन, बार बार उसको टेस्ट किया जाता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे थी, तो उसको हम बार बार अगेन टेस्ट करते हैं कि ये वैसे ही रहेगी, इसमें कोई भी चेंज आएगा, ठीक है। उसको बार बार टेस्ट किया जाता है, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट सेम आए, ठीक है, हर टेस्ट करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट है वो सेम आए, और वो उस फॉल्स जो है वो प्रूफ ना हो, कैन नेवर बी फॉल्सिफाइड, फॉल्स प्रूव ना हो,
ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट हो, हर टेस्ट के बाद उसका रिज़ल्ट सेम आए, जैसे उसने स्टेटमेंट दी थी उसी स्टेटमेंट वाला रिज़ल्ट आए, उसको तमाम लोग क्या हैं जनरली एक्सेप्टेड, तमाम लोग उसको एक्सेप्ट कर लें, तो वो क्या है, फिर हाइपोथेसिस क्या है, एक थ्योरी बन जाती है। ठीक है, थ्योरी कैसे बनती है कि हाइपोथेसिस को बार बार उसको टेस्ट किया जाता है और टेस्ट करने के बाद उसके रिज़ल्ट जो है वो सेम आते हैं, बिल्कुल ठीक आते हैं, और वो फॉल्स उसको प्रूफ नहीं कर सकता कोई, और सब लोग क्या है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर वो एक थ्योरी बन जाती है। अब इसमें एग्जांपल दी है सेल थ्योरी की। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ गुड थ्योरी। अब एक अच्छी थ्योरी के कुछ फीचर्स होते हैं। फर्स्ट वन है प्रिडिक्टिव, कि एक गुड थ्योरी क्या है कि प्रिडिक्टिव होती है। एक अच्छी थ्योरी क्या होती है, उसकी एक खसूसियत होती है कि वो प्रिडिक्टिव होती है। प्रिडिक्टिव का क्या मतलब है कि वो पेशन गोई करती है कि आगे जो है वो ये हो सकता है। ठीक है, और सेकंड है हैज़ एक्सप्लेनेटरी पावर, कि उसके अंदर क्या है कि एक्सप्लेनेटरी पावर होती है इसमें, कि उसमें इतनी पावर हो कि वो अपनी जो स्टेटमेंट दे रहा है, अपनी जो थ्योरी उसने दी है, बनाई है, उसके अगर कोई भी साइंटिस्ट उसमें से कोई भी पॉइंट उठा के क्रिटिसाइज़ करता है, तो उसमें इतनी पावर हो कि वो उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, एक सेटिस्फाइड वे में उसको एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, तो उसमें क्या हो कि एक्सप्लेनेटरी पावर होनी चाहिए। थर्ड वन क्या है, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मीन्स कि ऐसी थ्योरी जिससे और भी बहुत ज़्यादा हाइपोथेसिस जो है वो बनाए जा सकें। तो ये जो है वो कुछ फीचर्स थे गुड थ्योरी के। नेक्स्ट है साइंटिफिक लॉ। ठीक है, अब बहुत से साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसको अपने एक चैलेंज के तौर पे ले लेते हैं थ्योरी को, कि वो भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये जो थ्योरी है ना उसको डिस्प्रूव कर दिया जाए। लेकिन अगर जो है ये थ्योरी सर्वाइव कर ले, दी स्पेक्टिकल अप्रोच एक बाउंड्री लाइन होती है कि अगर इस पॉइंट पे अगर कोई साइंटिस्ट उस पॉइंट को क्रिटिसाइज़ कर दे कि ये पॉइंट जो है वो रॉन्ग है, उसको कर दे, एक्सप्लेन कर दे, अगर वो पॉइंट रॉन्ग प्रूफ हो जाए तो वो क्या है कि थ्योरी रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो अगर जो है ये थ्योरी इस लाइन को क्रॉस कर ले, ठीक है, इस लाइन को क्रॉस कर ले और वो थ्योरी सर्वाइव हो जाए, तो वो क्या बन जाती है, साइंटिफिक लॉ बन जाता है वो। और साइंटिफिक लॉ क्या होता है, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट होता है नेचर को, जिसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, जिस पे कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकता, कोई भी इसके पॉइंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल दी हैं, हार्डविम्बर लॉ है और सेकंड वन इज़ द मेंडल्स लॉ।